कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं गाइज, जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं और इनके आगे भी आने के चांसेस हैं। होता है चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन होता है, तो इसमें देखो क्या रखा, वॉल्यूम के बारे में क्या रखा, फिर लेंथ के बारे में, फिर एरिया के बारे में। तो सभी सारे ही आंसर सही होंगे। तो सारे आंसर सही हैं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। क्लियर हो रही बात आपको? तो आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ पा रही है ये वाली बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। क्या कह रहा है, द यंग मॉडुलस डिफाइंड एज द रेशियो। तो आपको पता है यंग मॉडुलस जो होता है तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई, छोटा ई बड़ा ई साथ साथ आपके होते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल ई है यही आपका यंग मॉडुलस है। तो कैपिटल ई जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आपका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। क्या कह रहा है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नो स्ट्रेन ही कहलाता है, और ये हमारा लीनियर स्ट्रेन कहलाएगा। ठीक है, लीनियर स्ट्रेन कहलाएगा। तो लीनियर स्ट्रेन देख लीजिए आपको जो कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, केवल स्ट्रेन वो होता तो इसमें लेंथ की बात नहीं करता, इसमें डायमेंशन कहता है। ठीक है, अब बात को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा। द मटेरियल हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग भैया देखो आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। आइडल मटेरियल नहीं कहते, यूनिफॉर्म मटेरियल नहीं कहते, और प्रैक्टिकल मटेरियल नहीं कहते। बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट गाइस। A thin mild steel wire is loaded by adding loads in equal increments till it breaks at extension noted with increasing load will behave एज अंडर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें क्या 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 कह रहा है कि माइल्ड स्टील का कोई हमारा वायर था जिस पर हम लोगों ने इक्वल अमाउंट का स्ट्रेस उस पर लगाया, धीरे धीरे हम लोड बढ़ाते चले गए। तो क्या होगा, तो आप देखिए क्या होगा, धीरे धीरे पहले तो क्या होगा, इंक्रीज यूनिफॉर्मली, पहले हमारा जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा, उसके बाद एकदम अचानक से इंक्रीज होगा। तो आपने अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखा है तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। तो हमारा इंक्रीज यूनिफॉर्मली फर्स्ट, सबसे पहले तो यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, उसके बाद अचानक से तेजी से बढ़ जाएगा, जहाँ पर हमारा यील्डिंग मिलती है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में आपको पता है, जी जो होता है। तो इसमें कोई बताने की बात नहीं, बिल्कुल फैक्ट बेस है ये तो, शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। तो यही हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। टेंसल स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द मैक्सिमम लोड, वीडियो चल रहा है। टेंसल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग, क्या कह रहा है आगे, ड्यूरिंग द टेस्ट बाई द। तो आप देखिए टेंसर स्ट्रेस जब निकालते हैं उसमें तो हम लोग ओरिजिनल एरिया लेते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, ओरिजिनल एरिया हम लोग लेते हैं उस समय, और ओरिजिनल एरिया ही लेंगे। और जब हम फ्रैक्चर पर निकालेंगे, रप्चर जब इसका हो रहा होगा, तब हमें नेक एरिया लिया जाएगा। तब कौन सा एरिया लिया जाएगा, नेक एरिया। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, हमें नेक एरिया तब लेना है। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? नेक एरिया बाद में लेना जब आप फ्रैक्चर की बात करेगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। क्या कह रहा है, यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस, चल रहा है वीडियो, हाँ चल रहा है। द यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस विच विल इंक्रीज द कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ। तो ये मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर। ये जो है तो इसमें आपका ठीक है, तो इसका आंसर आपका सेम अमाउंट हो जाएगा, आपको इसके बारे में पता है। तो ये कह रहे हैं वायर और डिफाइंड एज द स्ट्रेस विच इंक्रीज द कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ। तो इसमें आंसर इसका सेम अमाउंट ही हो जाएगा। ठीक है, आप इसका प्रूफ मैं आपको बता चुका हूँ, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आगे देख लीजिए, परसेंटेज रिडक्शन ऑफ द एरिया परफॉर्मिंग टेंसाइल टेस्ट द कास्ट आयरन मे बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन जो होता है ना भाई, जो कास्ट आयरन होता है हमारा भंगुर पदार्थ होता है। तो भंगुर पदार्थ क्या होता है, तो थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ लगाने पर टूट जाता है। तो इसमें या तो निग्लिजिबल होगा या 0% हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस विच कॉजेज द यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो यूनिट इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड यूनिट स्ट्रेन। तो क्या कहलाएगा वो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही कहलाएगा। क्लियर हो रही बात, यूनिट स्ट्रेन। तो क्लियर हो रही ना आपको बात, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्लियर है। चलिए ठीक है ना, क्वेश्चन देख लेते गाइस। तो ड्यूरिंग ए टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिसप्रिंट है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया मैक्सिमम लोड ऑब्जर्व वास टन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेक वास। देखो नेक एरिया आपको दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो अल्टीमेट आपको स्ट्रेंथ आपको निकालनी है, तो आपको पता है जो सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है, एफ अपॉन ए, एफ
अपॉन ए होता है, तो ए ओरिजिनल लिया जाएगा, यहाँ पर बात को आप याद रखें, तो ये वाला एरिया लिया जाएगा ना कि नेक एरिया। ठीक है, तो आप ये वाला एरिया लेंगे तो 8/1 करेंगे तो आपका 8 ही आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो रहा है आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर स्टील द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द शेयर एज कम्पेयर टू द टेंसाइल इज नियरली, तो ये आपका हाफ होता है। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, हाफ होता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, आपने अगर पीछे वीडियो देखा होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। इफ ए पार्ट इज कंस्ट्रेंड टू मूव एंड हीटेड इट विल डेवलप। ठीक है, कंस्ट्रेंट टू मूव, कंस्ट्रेंट जो हमारा टॉम में एक सब्जेक्ट जो है, टॉम थ्योरी ऑफ मशीन, उसमें कंस्ट्रेंट मोशन को डिफाइन किया गया है कि मोशन ओनली इन वन डायरेक्शन। तो वन डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो यानी हमने उसे मोशन फिक्स कर रखा है, यानी एक बिल्कुल फिक्स है वो कहीं ना कहीं। तो उसे अगर हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें थर्मल स्ट्रेस जनरेट होंगे। थर्मल स्ट्रेस को ही हम कंप्रेसिव स्ट्रेस के रूप में देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात। तो आज का आंसर कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। वैल्यू ऑफ मॉडुलस वेलोसिटी माइल्ड स्टील, तो ये तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 2.1 × 10⁶, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो द स्टील, तो स्टील के लिए जो पॉइजन रेशियो, तो ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टील के जो होता है वो हमारा 0.25 से 0.33 होता है, और कास्ट आयरन के लिए होता है 0.23 से 0.27, ये कास्ट आयरन के लिए होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस फटाफट। द बकलिंग लोड ऑफ द गिवन मटेरियल डिपेंड्स ऑन, तो देखिए बकलिंग लोड के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने आयलर भैया का सूत्र पढ़ा है, WE इज इक्वल टू क्या होता है, π² EI अपॉन में L²। क्यों भाई, तो आपको पता है यहाँ पर E क्या है, ये आपका बल्क, ये आपका यहाँ पर क्या है, यंग मॉडुलस है। I आपका क्या है, ये आपका क्या है, जड़ता गुण है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और L आपका क्या है, ये आपका इफेक्टिव लेंथ है। ठीक है, तो आपको पता है कि I इज इक्वल टू A² होता है, तो L अपॉन के जो होता है वो आपका सिलेंडरनेस रेशियो कहलाता है। L अपॉन के को ही हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिलेंडर रेशियो भी आ रहा है, एरिया भी आ रहा है, और आपका यंग मॉडुलस भी आ रहा है। तो सारी चीज़ें आ रही हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो आपका एक ऑप्शन देखिए, सिलेंडर रेशियो, एरिया, क्रॉस सेक्शन, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। तो आई थिंक आपको बात बिल्कुल समझ में आ पा रही है, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। द टोटल एलोंगेशन प्रोड्यूस द बार यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इट्स ओन वेट, तो ये मैं आपको बता दिया मैंने इसके बारे में। तो ये जो होता है इसमें हाफ द वेट बार अप्लाइड टू द लोड एंड। ठीक है, ये आपने डेरिवेशन देख लिया है, इसलिए आप डायरेक्ट आप इसे लगा दीजिए, वहाँ पर सॉल्व करके मत देखिए, कई बार आया क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ द बॉडी रिटर्न टू ओरिजिनल शेप, तो आपको इसके बारे में पता है, ये हमारा इलास्टिसिटी ही होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं आंसर। चलिए ठीक है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मटेरियल विच एग्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, तो इसे हम लोग आइसोट्रोपिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक। चलिए ठीक है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। आगे कह रहा था वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, तो कास्ट आयरन इज, तो कास्ट आयरन के लिए जो होती है हमारी वैल्यू वो कितनी होती है, 0.23 से, अभी बताया था आपको 0.23 से 0.27 के बीच में होती है। समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पॉइजन रेशियो डिफाइंड द रेशियो, तो पॉइजन रेशियो जो होता है 1/m होता है, आपको पता है इसके बारे में। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है ये। तो यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों जगह कहीं दे नहीं रखे, स्ट्रेस के रूप में दे रखें, तो लेटरल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यही वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात। यहाँ पर देखिए स्ट्रेस स्ट्रेस दे दिया ना, स्ट्रेन स्ट्रेन की जगह कन्फ्यूज करने के लिए, तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो बिल्कुल भी, आंसर जो होगा हमारा यही हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। क्या कह रहा था, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इन टू, ठीक है, प्लेट्स, मतलब हम इनकी जो है पतली पतली चादरें बना लें पीट पीट के, तो इसे ये हमें प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी कहलाती है, आपको पता है। तो इसमें ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। द परसेंटेज रिडक्शन इन द एरिया ऑफ कास्ट आयरन स्पेसिमेन ड्यूरिंग द टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट जो है इसके लिए क्या हो जाता है, तो आपको पता है कि रिडक्शन एरिया होएगा ही नहीं, इसमें बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, खींचेंगे हम जैसे कास्ट आयरन को तो टूट जाएगा। तो निग्लिजिबल या 0% जो भी हमारा आंसर दे रखा हो, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो भी दे रखा होगा, ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर बन जाएगा। द मटेरियल एक्सपेंड्स फ्रीली टू हीटिंग, अब देखिए हम फ्रीली अगर किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होते है। अगर लेकिन अगर हम उसे फिक्स कर दें, दोनों तरफ से किसी भी मटेरियल को फिक्स कर दें, फिर उसे हीट करें, यहाँ से हम उसे फिक्स कर दें इधर भी और इधर भी, और फिर हम इसे हीट करें, तो क्या हो जाएगा, तब इसमें थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, वरना इसमें कोई भी स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होंगे। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो स्ट्रेसेस आर जनरेटेड। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ टेंसाइल टेस्ट नियर द इलास्टिक लिमिट जोन द, तो इलास्टिक लिमिट जोन के जस्ट पास क्या होता है, तो आपको देखो ये इसके बारे में भी पता है। तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर पता है आपको,
तो आप फटाफट समझ सकते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता था, तो तुरंत ही यहाँ पर क्या होगा कि इंक्रीज मोर क्विकली, यहाँ पर बहुत ही तेजी से अचानक ही बढ़ता है इलास्टिक जोन के पास। ये आपका इलास्टिक जोन है, यहाँ से ये सबसे पहले प्रोपोर्शनल, चलिए बता देते हैं आपको दोबारा। देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आएगी, फिर इलास्टिक लिमिट आएगी, फिर आपकी ये मैक्सिमम यील्ड, ये मिनिमम यील्ड, और यहाँ पर अल्टीमेट, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, फ्रैक्चर। बात समझ में आ पा रही है? ये हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का डायग्राम है माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के लिए, एमएस के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो आप यहाँ पर बात देखिए, अचानक ही यहाँ पर बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा टेंसाइल स्ट्रेन इंक्रीज मोर क्विकली, ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। The stress necessary to initiate yielding is, the stress necessary to initiate yielding is, यील्डिंग के लिए जो हमें स्ट्रेस चाहिए होता है वो क्या है, कंसिडरेबली ग्रेटर देन द नेसेसरी कंटिन्यू इट, ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको अगर पता है वाला डायग्राम के बारे में, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में, ठीक है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। द स्ट्रेस डेवलपमेंट मटेरियल एट ब्रेकिंग पॉइंट, तो ब्रेकिंग पॉइंट पर जो हमारा जो स्ट्रेस लगा है वो हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। रैप्चर स्ट्रेस इज ब्रेकिंग स्ट्रेस मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल, तो रैप्चर के लिए जो हम लेते हैं वो नेक एरिया लेते हैं, मैंने आपको तब पीछे भी बताया था, रैप्चर के लिए नेक एरिया लिया जाता है, तो यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेट के लिए ओरिजिनल लिया जाता है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ए बेल्ट ड्राइव पुली डायमीटर और डबल्ड बेल्ट टेंशन, देखिए तो ये बेल्ट ड्राइव का क्वेश्चन है, ये आपके कोर्स से अभी बाहर, आपने अभी पढ़ा नहीं है इसे, तो इसमें हम विद जो है इसकी बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये आपको पता नहीं है, डायरेक्ट मुझे पता था। चलिए अब कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कि ये सब्जेक्ट टू द साइड प्रेशर वाल शेयरिंग, तो इसका आंसर जो होगा वहाँ बियरिंग स्ट्रेस वहाँ पर लगते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट गाइस। क्या कह रहा था, वैल्यू ऑफ द शेयर स्ट्रेस विच इंड्यूस शाफ्ट ड्यू टू द अप्लाइड कपल वेरीज, तो इसमें क्या है कि ये आपका टॉर्क वाले क्वेश्चन से आ गया है, तो आपका जो टॉर्क होता है, तो टॉर्क के लिए आपको स्ट्रेस के बारे में पता होगा, कैसे लगते हैं स्ट्रेस, आपने अगर पढ़ा होगा डिप्लोमा में, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेस लगते हैं यहाँ पर, तो सेंटर में जीरो होते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम होते हैं सर्कमफेरेंस पर, सेंटर में जीरो होते हैं और सर्कमफेरेंस पर मैक्सिमम होते हैं। देखिए यहाँ मैक्सिमम होंगे, यहाँ मैक्सिमम होंगे और बीच में जीरो हो जाएगा। तो आप देखिए ये ऑप्शन जहाँ पर भी मिल जाए तो आपका आंसर वही हो जाएगा। तो आप देख लीजिए फ्रॉम जीरो एट द सेंटर मैक्सिमम एट द सर्कमफेरेंस, तो हमारा यही वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है और आप एंजॉय कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉर्जन रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट इज एक्सप्लेन्ड, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो टॉर्जन रिजिडिटी जो होता है, तो आपने फार्मूला पढ़ा ना, टी अपॉन जे, टी अपॉन जे, तो यही तो टॉर्जन रिजिडिटी है, ठीक है। टॉर्जन है ये, टी हमारा टॉर्जन है, टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी अपॉन जी थीटा अपॉन एल, तो ये है हमारा टॉर्जनल रिजिडिटी जी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए यहाँ से जो है बिल्कुल सीधे इनमें रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, थीटा अपॉन एल का, जी थीटा अपॉन एल का, तो यही वाला आंसर आपको ढूंढना है इसमें। तो इसमें आप देखिए टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ट्विस्ट ऑफ 1 रेडियन, तो यहाँ पर थीटा जो है रेडियन में लिया जाता है, 1 रेडियन पर लेंथ ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो आपको यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। द सेफ ट्विस्टिंग मूवमेंट फॉर कपल कंपाउंड शाफ्ट इज इक्वल टू, तो इसमें जो है कंपाउंड शाफ्ट के लिए जो निकाला जाता है वो आपका मिनिमम कैलकुलेट वैल्यू देखी जाती है ना, मिनिमम से मिनिमम कितना वो ले पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट गाइस। ये सेल बॉयलर वीडियो चल रहा है, हाँ चल रहा है वीडियो। ए बॉयलर सेल 200 सेंटीमीटर डायमीटर, प्लेट थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर, सब्जेक्ट टू इंटरनल प्रेशर ऑफ 1.5 मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए फिर में स्प्रिंट हो गया मीटर स्क्वायर, देन द हूप स्ट्रेस विल बी, तो हूप स्ट्रेस आपने, मैं प्रेशर वेसल का एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आप हूप स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखिए सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस या हूप स्ट्रेस होता है, तो यहाँ पर जो हूप स्ट्रेस होता है वो PD अपॉन 2T होता है, PD अपॉन 2T। तो आप देखिए इसमें फार्मूला सीधे सीधे आपको लगाना है, P आपका प्रेशर है, D डायमीटर है और T आपकी थिकनेस है। तो फार्मूला फटाफट लगा दीजिए, जो मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है इसी को लोग MPa कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? MPa कहते हैं, ठीक है। आपको पता है इसके बारे में, MPa यानी मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या आप कह सकते हैं कि न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ पा रही है? फटाफट
तो इसमें आप सीधे सीधे लगा दीजिए। तो PD/2T, तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 1.5 दे रखी है, और D की वैल्यू सर 200 दे रखी है। तो सर 0 और चिपका दें अपॉन 2T T कितना दे रखा है 1.5, सर 0 और चिपका दें। वैसे चिपकाते भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 0 से वैसे ही कट जाएंगे। 1.5 से 1.5 कट गए, 2 से ये 100 बार कट गए। तो आंसर जो हो गया हमारा 100 आ गया। आपको दिखाई दे रहा है 100 आ गया, कैसे आ गया? आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फोर्स एक्टिंग अलोंग द सर्कमफेरेंस विल कॉज स्ट्रेस इन द वॉल इन डायरेक्शन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ सिलेंडर, द स्ट्रेसेस इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसमें बता रहे थे वो सर्कमफेरेंस की बात इसने यहाँ पर कह दी है सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस को हम लोग हूप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हूप कहते हैं, हूप स्ट्रेस। ठीक है, तो हूप स्ट्रेस आपको दिखाई दे रहा है कहीं? सर्कमफेरेंस स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा तो हूप स्ट्रेस दिखाई दे रहा, तो यही हमारा आंसर बिल्कुल सही है। कितनी देर में देख लिए? तो थोड़ी सी स्पीड आपको बनानी है ना। 15 मिनट में देख लिया आपने 30 क्वेश्चन, तो 1 मिनट में 2 क्वेश्चन निकलना है। वैसे आपको देखना है कि 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, यानी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको होने चाहिए आपसे, है ना। तो आप अगर ऐसा कर पा रहे हैं 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, देखिए आपको ये स्ट्रेटजी बना के बिल्कुल चलनी पड़ेगी। मिनिमम आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन तो करने ही हैं। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जीएस का सेक्शन जो है आप अपना तैयार करते रहिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शायद वीडियो अच्छा लगा होगा।